वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। खुशी की बात है बेटा कि जो आपका लास्ट चैप्टर जो है किसी तरीके से फिनिश हो गया है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो है दैट वर ऑलरेडी कवर्ड। क्या क्या पढ़ा आपने उसमें, पहले इसकी बात हो जाए। लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर आपका जो था वो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर था। और न्यू पार्टनर कमिंग इन द बिजनेस दैट टाइम ही आर पेइंग कैश, he is paying cash, he is paying goodwill and calculation of revaluation account and after accumulated profit and reserve and capital adjustment। ये सारी चीजें जो है लास्ट वीडियोस में हो चुकी हैं, लास्ट चैप्टर में हो चुकी हैं। अब अगर वहीं से टॉपिक स्टार्ट किया जाए एडमिशन से ही, तो ये सपोज कर लो कि मैं देखो पुराने से स्टार्ट करता हूं। सपोज दैट बेटा कि दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ये पुराने पार्टनर थे, पिछले वीडियोस में बात करता हूं पिछले तरीके से। इसमें ये दोनों लोग फर्म को कंटिन्यू कर रहे थे। एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ, सपोज दैट सी क्या है, न्यू पार्टनर। ये पिछले वीडियो से मैं बात कर रहा हूं, एडमिशन की बात कर रहा हूं। ए बी दो पार्टनर थे, सी का एडमिशन हुआ, सी नया पार्टनर है, ठीक है। तो अब कितने पार्टनर हो गए इसको मिला करके, ए बी और सी, ठीक स्टूडेंट। इनके बीच का कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा। और ये जो फर्म जो है पिछले 20 ईयर से, पिछले 10 ईयर से, पिछले 50 ईयर से जो कंटिन्यू वर्क कर रही है। बात समझ आ रही है कि पहले क्या था, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सर दो पार्टनर थे। इसके बाद एक चैप्टर में पढ़ा क्या, एक नए पार्टनर का क्या हो गया, एडमिशन हो गया, एक नया पार्टनर आ गया। तो कितने लोग हो गए, 3 लोग हैं, ठीक है। 4 लोग हो गए, 5 लोग एडमिशन के बाद। तो पिछला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब सर क्या पढ़ना है, अब भाई एडमिशन कितनी बार कराओगे, चाहे 20 बार एडमिशन कराओ, केस तो वही अप्लाई होगा जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब इसी में से कोई एक पार्टनर जाना चाहता है। सपोज दैट कि इनका रेशियो था 2:1, तो क्या हो जाएगा 2/5 एंड 1/5। नाउ बी आर गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। बी क्या हो रहा है, इस फर्म से क्या करता है, जाना चाहता है। ये क्या हो रहा है, रिटायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। एडमिशन के केस में पार्टनर की एंट्री होती है, उसमें वो नया पार्टनर आता है। जब रिटायरमेंट की बात आती है तो आउट ऑफ ऑल द पार्टनर का मतलब ओल्ड पार्टनर। कितने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में से एक पार्टनर जो है वो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, सबसे पहले देखो यहां पे क्या लिखा हमने, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट। देखो पूरा कवर हो रहा है बेटा, हाँ ठीक। मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट का मतलब है कि व्हेन एनी पार्टनर, जब कोई पार्टनर, व्हेन एनी पार्टनर वांना गो आउट फ्रॉम द फर्म, जब कोई पार्टनर फर्म से जाना चाहता है, दिस इज कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ द पार्टनर। बट सिर्फ किसी पार्टनर के चले जाने से फर्म से आप उसको रिटायरमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। देयर आर सम केसेस, देयर आर सम टर्म्स will be applicable at the time of retirement of a partner। कब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट माना जाएगा, कब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट नहीं माना जाएगा। तो मीनिंग के लिए मैंने पहले बता दिया है कि there are some firms, there are some partners available in a firm, they are working together, but after a specific time, after a specific period, a one partner want to go out from the firm, एक पार्टनर जो फर्म से जाना चाहता है, this is called retirement। लेकिन रिटायरमेंट किस केस में हम पॉसिबल, किस केस में माना जाएगा रिटायरमेंट, हमने देखो यहाँ पे केस लिखा है, केस ऑफ रिटायरमेंट। कौन से केस में आप रिटायरमेंट की कंडीशन मानेंगे। फर्स्ट है कि रिटायरमेंट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। इफ ऑल द पार्टनर आर नॉट एग्री फॉर योर रिटायरमेंट, देन यू कैन नॉट टेक रिटायरमेंट ऑफ द फर्म। एक्चुअली इफ यू वांट यू कैन टेक, बट जिस भी अमाउंट की, जिस भी वैल्यू की, जिस भी अमाउंट की आप डिमांड करोगे वो आपको फर्म पे नहीं करेगी या ओल्ड पार्टनर पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का है कि रिटायरिंग कैन बी पॉसिबल इन 3 केसेस, तीनों केस मैंने लिखा है। फर्स्ट केस अबाउट द विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। इफ ऑल द पार्टनर मींस रिमेनिंग पार्टनर, जैसे देखो यहां पे बी अगर चला जाएगा तो बी के जाने के बाद कौन कौन बचेगा, ए और सी। तो ए और सी ये आपके कौन से होंगे, इनको बोला जाता है रिमेनिंग पार्टनर। कौन से पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग मतलब जो कंटिन्यू करेंगे, और जो रिटायर हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, रिटायरिंग पार्टनर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो
न्यू पार्टनर सॉरी रिटायरिंग पार्टनर कौन होगा? जो फर्म से जाना चाहता है। जो बचे हुए पार्टनर होंगे, यहां पे ए बचा है और कौन बचा है? सी बचा है। तो ए और सी को क्या कंसीडर किया जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर भी कहते हैं इनको, और इनको कंटिन्यूइंग पार्टनर, देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कहते हैं। रिमेनिंग पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर की डिफिनेशन क्या है? रिमेनिंग पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर आर दोस पार्टनर हु विल कंटिन्यू फर्म इन द फ्यूचर। जो फर्म को फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे उनको बोला जाएगा रिमेनिंग पार्टनर, मतलब बचे हुए पार्टनर, और कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भविष्य में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। और जो रिटायर हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अब बात ये आई कि रिटायरिंग किस किस केस में पॉसिबल है। पहले केस का नाम हमने बोला कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, इफ वन पार्टनर वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, अगर एक पार्टनर जो फर्म से जाना चाहता है, देयर आर एग्रीमेंट ऑफ द ऑल पार्टनर नेसेसरी, सभी पार्टनर का जो है रजामंदी होनी चाहिए, सभी पार्टनर उस पर क्या होनी चाहिए? एग्री होनी चाहिए। इफ ऑल द पार्टनर आर नॉट एग्री for that retirement for his retirement, then partner can not take a retirement from the firm। ठीक है, जबरदस्ती की बात नहीं हो रही है। इफ यू वांट टू टेक अ रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, यू हैव टू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, विद द कंसेंट ऑफ ऑल रिटायरमेंट, अगर सभी लोग सभी पार्टनर जो है रेडी है तो रिटायरमेंट हो सकता है। बात समझाई? इसके बाद क्या है? एज पर एग्रीमेंट टू द इफेक्ट। ये एग्रीमेंट टू द इफेक्ट एक्चुअली स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप विल बी कंटिन्यू ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड, है ना? पार्टनरशिप डीड होती है। इन द पार्टनरशिप डीड देयर आर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आर रिटन अबाउट द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसमें लिखी रहती है? पार्टनरशिप डीड में। और अगर पार्टनरशिप डीड में ये क्लियरली मेंशन है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स या आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, या फर्म में आने के 10 साल बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। इफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट से रिलेट्स इंफॉर्मेशन किसमें है? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में अवेलेबल है तो नीड नॉट टू टेक एनी परमिशन। इफ योर टाइम इज ओवर, यू कैन टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। ठीक है, सपोज दैट जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब में कि 60 साल के बाद, 50 साल के बाद आप क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उनके एग्रीमेंट में लिखा है। आपके यहाँ पार्टनरशिप में कौन सा एग्रीमेंट चलता है? पार्टनरशिप डीड चलती है। इन द पार्टनरशिप डीड देयर आर क्लियरली मेंशन आफ्टर कंप्लीटिंग 40 इयर्स यू कैन टेक रिटायरमेंट, कि भैया 40 साल बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो। इफ दैट इज रिटन इनसाइड द पार्टनरशिप डीड, देन आफ्टर कंप्लीटिंग 40 ईयर यू आर एलिजिबल टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। ठीक है, आप 40 ईयर कंप्लीट करने के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो पहले सभी पार्टनर की रजामंदी होनी चाहिए, तब भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। चलो सभी पार्टनर एग्री नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, एक स्पेसिफिक पीरियड लिखा है, उसके बाद आप रिटायरमेंट जो है ले सकते हैं। ठीक, अगला है बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स। अब सभी पार्टनर एग्री नहीं है, पार्टनरशिप डीड में भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर पार्टनर जो है जो रिटायर होना चाहिए, सपोज दैट मैंने बी का एग्जांपल लिया, इफ बी इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, अब बी अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म करने के काबिल नहीं है, डजंट मैटर ही एनी मेडिकल प्रॉब्लम, उसको जो कोई और प्रॉब्लम हो, हैंडीकैप हो गया हो ना, कोई बात हो सकती है, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो रिटर्न में नोटिस लिखेगा, किसको? पार्टनर्स को। ठीक है, और ये पार्टनर्स इज एट विल का मतलब है अगर पार्टनर अपनी इच्छा अनुसार रिटायरमेंट लेना चाहता है तो ले सकता है, बट उसको रिटन नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का 32 सेक्शन ए में बताया गया है। ठीक है, तो ये ज्यादा वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही सुन लो कि फर्म अपनी पार्टनर अपनी मर्जी से भी रिटायरमेंट ले सकता है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि उसको एक रिटन में नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये चीज जो रिटन में नोटिस देगा दैट विल बी पब्लिकली डिस्क्लोज, वो सभी को पता होना चाहिए जो उस फर्म में अपना पैसा लगाए हुए हैं। द ऑल द लायबिलिटीज विच कैन बी क्रिएटेड इन द फ्यूचर, तो उसके लिए सभी को पता होना चाहिए कि बी अब इस फर्म में नहीं रहेगा, अब ये रिटायर होना चाहता है। ठीक है, तो अगर सभी वो रिटर्न फॉर्म में नोटिस दिया है और सभी पार्टनर्स पे एग्री करते हैं, क्रेडिटर को, इन्वेस्टर सभी को पता है कि अब बी जा रहा है, पब्लिकली डिस्क्लोज है, तो भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, इसके बाद तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कैन टेक रिटायरमेंट बाय इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी फॉलो होगा तो ही इज एलिजिबल टू टेक अ रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। तो रिटायरमेंट जब होता है तो क्या होता है बेटा, एक पार्टनर फर्म से चला जाता है, बचे हुए पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर आप बोलते हैं, और जो फर्म को कंटिन्यू करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? सॉरी, बचे हुए पार्टनर को आप बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर, ये फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो पार्टनर रिटायर होता है उसे आप क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये आपके फर्म से क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब बात ये आई कि सर जिस समय एडमिशन होता था, एडमिशन के टाइम पे पार्टनर क्या क्या लेकर के आता था?
कैपिटल और गुडविल. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल. तो दिस केस इज द एडमिशन, ये एडमिशन का केस है. नाउ अब उस समय क्या था कि जब नया पार्टनर फर्म में आता था तो नए पार्टनर के लिए चीजें लिमिटेड होती थी. अब क्या है कि जो फर्म आप चला रहे हो तीनों लोग मिलकर के, जिसमें ए बी सी तीनों लोग मिलकर के चला रहे हो, तो ये फर्म पिछले 20 ईयर से चलने के बाद इस फर्म की सभी लायबिलिटी और इस फर्म के सभी एसेट्स पे बी का उतना ही राइट है जितना ए और सी का है. ठीक है, मतलब अगर इसमें कोई प्रॉफिट बचा हुआ है तो बी का है, जैसे ए का है वैसे सी. क्योंकि अब बी नया पार्टनर नहीं है, बी रिटायर हो रहा है, लेकिन क्या बन करके? नया पार्टनर बन करके नहीं, ओल्ड पार्टनर बन करके. he was an old partner, B was an old partner. B क्या था? old partner था. Now he has decided to take retirement from the firm, but at the time of retirement of a firm there are some balance sheet is available. Balance sheet होगी. In the balance sheet there are some assets, some liabilities available, and all the liabilities, all the balance sheet, all the profit and loss, B is also eligible to receive. B is also eligible to take the profit which are shown inside the balance sheet. ठीक है, तो B को क्या क्या मिलना चाहिए? बी मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है. ठीक है, एडमिशन के केस में दो चीज से काम चल जाता था, एक तो वो कैपिटल लेकर के, दूसरा गुडविल लेकर के. लेकिन अब जब बी जा रहा है फर्म से, जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है फर्म से, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर ये बताइए अगर बी फर्म से जाएगा तो उसे हमें क्या देना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा. उस पेमेंट में हम किस किस चीज की व्यवस्था करेंगे, कितनी आसानी से चीजों को जोड़ करके हम जल्दी से उसका पेमेंट कर ले जाएं. तो देखो क्या क्या है. फर्स्ट है इंटाइटलमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को आपको क्या क्या देना है. फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल. जब वो आया था तो कैपिटल लेकर के आया था, और जाएगा तो कैपिटल लेकर के जाएगा. कहां दिया जाएगा कैपिटल? बाहर, बैलेंस शीट के अंदर. जैसे बैलेंस शीट आप देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट के अंदर ऐसे लाइबिलिटी साइड में देखो, अगर मैं ऐसे बैलेंस शीट बना दूं तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यहां ए, बी और सी का क्या दिया रहता है? कैपिटल दिया रहता है. तो यहां से हम क्या करेंगे? बी का कैपिटल कट करके बी वाले में डाल देंगे. तो सबसे पहले क्या करना है आपको? रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल देना है. ठीक है, मैंने देखो लिखा है यहां पे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल. सेकेंड है शेयर इन द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस. At the time of retirement of a partner, in the liability side, there are general reserve can be possible, there workman compensation reserve can be possible, there IFR can be possible. In the asset side, there are goodwill can be possible, there are advertisement expense can be possible. So that assets, that reserve can be write off in the favor of retiring partner. वो उसको भी मिलना चाहिए क्योंकि उसी पे सबका हक है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. तो एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया, दूसरा शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया. भैया जो बना करके रखा गया है, इस रिजर्व को बनाने, जब बना ये रिजर्व तो ए बी सी तीनों थे ना, अब ये बटेगा तो सब में बटेगा ना. आई बात समझे? क्योंकि जो प्रॉफिट तुमने बना के रखा है, वो एक कहावत है नहीं, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वही सेम हाल है कि अगर प्रॉफिट आपका बटेगा तो सबको मिलेगा. यहां पे बी को भी मिलेगा. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया, शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट हो गया. इसके बाद शेयर इन गुडविल. शेयर इन गुडविल का मतलब क्या है कि जिस समय नया पार्टनर बिजनेस में आता है, he have to pay some amount of goodwill, देना पड़ता है ना गुडविल का. सेम कंडीशन यहां पे भी है कि तीन पार्टनर मिल करके किसी बिजनेस को चला रहे थे और चलाने की वजह से उस पर्टिकुलर बिजनेस की एक स्टेटस हो गई है, एक रेपुटेशन हो गई है. ठीक है, एक चली चलाई फर्म हो गई है. तो उस समय भी फर्म की कुछ गुडविल होगी. तो यह होता है कि जब नया पार्टनर आते समय गुडविल का पैसा लेकर के आता है, तो जाते समय उसे गुडविल का पैसा दिया जाना चाहिए. बात में क्लियर है? आते समय पुराने पार्टनर ने कहा कि हमने इतनी कड़ी मेहनत की है कि उसके लिए हमें कुछ और चाहिए, तो आपने क्या दिया था? गुडविल दिया था. अब जब पुराना पार्टनर जा रहा है कोई, तो वो कहेगा यार ये मैं चली चलाई फर्म छोड़ करके जा रहा हूं, तो मुझे इस फर्म के गुडविल का कुछ पैसा चाहिए. आप कहेंगे नहीं देंगे, तो बी बोलेगा या रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा कि ये जहां पे फर्म इस समय स्टैंड कर रही है ना, इसमें मेरी भी मेहनत लगी है, इसमें मेरा भी जो है मेहनत है, इसमें मैंने भी इस पर्टिकुलर रेपुटेशन को बनाने में मैंने भी अपना टाइम खर्च किया है. तो द पार्ट ऑफ गुडविल शुड बी पेड बाय द पार्टनर टू द रिटायरिंग पार्टनर. ठीक है, तो ये गुडविल का पैसा हो गया. इसके बाद रिवैल्यूएशन. अब तो ये सर तो पुरानी बात होगी, रिवैल्यूएशन कई बार हो चुका है. यू नो स्टूडेंट्स कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, जैसे बी यहां से जाएगा ना, बी का ये शेयर इरेज हो जाएगा, अब इनके बीच का रेशियो हो जाएगा. तो व्हेन योर ओल्ड रेशियो कम टू एन एंड, जब आपका पुराना रेशियो खत्म होता है, when your old ratio come to an end and new ratio came to an existence, जब पुराना रेशियो बदल करके नया रेशियो बनता है, that time adjustment of revaluation या valuation of revaluation या revaluation account must be prepared.
जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एग्जामिनर ने आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाएंगे, तो किसी के दिमाग में आता है एडमिशन के टाइम पे, कोई बोलेगा कोई बोलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे, कोई बोलेगा डेथ के टाइम पे। सारा रॉन्ग है, आधा अधूरा है। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसी एडमिशन, किसी रिटायरमेंट, डेथ पे नहीं बनता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। Doesn't matter that changing due to admission, that changing due to retirement or that changing due to death of the partner। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, आप सीधे बोलेंगे एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। यहां पे बदल रहा है कि नहीं? बिल्कुल बदल रहा है। ये चला जाएगा, इन दोनों के बीच का रेशियो हो जाएगा, तो आपका ओल्ड रेशियो बदल करके नया रेशियो बन जाएगा। दैट टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ओपन। ठीक है, तो दीज आर द अमाउंट दैट शुड बी पेड बाय द फर्म टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, एंड दीज आर द केसेस एट दैट टाइम अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म। यू कैन नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो what amount should be paid to the retiring partners, that is already done. Now next is adjustment needed at the time of retirement of a partner. When one partner retiring from the firm, what adjustment will be made at the time of retirement? So first about the calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. Actually at the time of retirement, जब कोई partner आपका firm से जाएगा, that time you have to calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. So what is new ratio and what is gaining ratio? New ratio, suppose that there are three partners available in a firm ABC and their profit sharing ratio is 2:2:1. How it will be? Right, 2/5, 2/5 and 1/5. One partner B are going to retire from the firm. B रिटायर हो रहा है, तो जिस समय B का रिटायरमेंट होगा तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट विल बी बिटवीन A एंड C। सीधी सी बात है ना? देखो A B C तीन पार्टनर थे, इनके जाने के बाद कौन चला गया? B चला गया। तो अब जो नया रेशियो किसके बीच होगा? ए और सी के ही बीच। तो बी तो चला गया, तो अभी आपको बताया जाएगा आगे के क्वेश्चन में कैसे आपको करना है। बट क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी? एडजस्टमेंट नीडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे वो तो बताया जाएगा आपको। वैसे अगर चाहूं यही मैं आपको सीधे बता सकता हूं। सपोज दैट कि किसी क्वेश्चन में बोला है देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी सी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कैलकुलेशन बता रहा हूं, ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं आप। ए बी सी तीन पार्टनर है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। ठीक है, क्या बोल दिया गया? बी रिटायर बोल दिया। इफ इन द क्वेश्चन देयर आर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिटायरिंग पार्टनर इज गिवन, बट रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। रिटायर हो रहा है कोई, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके शेयर कहां जाएगा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में जो न्यू रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? बचा हुआ रेशियो 2:1। देखो बी रिटायर होगा तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। यही तो है। अरे भाई बी क्या? बी को हाइड कर लो, क्या होगा न्यू रेशियो? ए और सी के बीच में 2:1। अच्छा अगर मैं कहूं सी रिटायर हो गया तब 2:2, मतलब 1:1 कह सकते हैं आप इसको। बी ए रिटायर हो गया तो 2:1, मतलब जो रिटायर होगा उसके रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो बचा हुआ रेशियो ही न्यू रेशियो होगा। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो का थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। देखो स्टूडेंट, सपोज दैट ये पूरा फर्म चल रही कंटिन्यू, ठीक, इसके बाद इसमें तीन पार्टनर हैं ए बी एंड सी। सपोज दैट कि इनका परसेंट है 40%, ये आपके हैं 20% में, और ये भी आपका कितना परसेंट है? 40%। ठीक है, तो क्या रेशियो हो जाएगा? 4:2:4, मतलब 2:1:2। कैसे आप कर सकते हैं? बात समझ आई? तो इस तरीके से क्या है चल रहा है, ये 40%, ये भी 40% और ये 20%। बी रिटायर हो गया, बी क्या हो गया? रिटायर हो गया। अच्छा बी कह रहा था कि अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ये जो मेरा 20%, अब तो ये मैं लूंगा नहीं फ्यूचर में। ठीक है, तो बी का एरिया क्या हो गया? खाली हो गया। खाली हो गया नहीं, बी रिटायर हो गया। तो बी के रिटायर होने के बाद जो आपका यहां पे शेयर खाली हुआ, जो एरिया खाली हुआ बी का शेयर, तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को तुरंत लोग कवर कर लेंगे। ए बोलेगा कि मुझे चाहिए, सी बोलेगा कि मुझे चाहिए, क्योंकि फिर उसी में आके घूम जाएंगे दोनों लोग। तो गेनिंग का मतलब क्या होता है कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर विल टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में लेते हैं वो क्या होता है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग का मतलब होता है गेन करना। अच्छा एडमिशन में क्या हुआ था?
एडमिशन में क्या था कि दो पार्टनर थे, जब तीसरा आया तो दोनों पार्टनर थोड़ा थोड़ा ऐसे जगह बना लिया, भैया तुम भी आओ। तो जगह बना लिया मतलब क्या था कि दोनों पार्टनर ने थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस किया था, और जितना वो दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था वो किसको मिला था? नए वाले को मिला था। अब एक पार्टनर अगर छोड़ करके जाएगा तो इसके पार्ट ऑफ प्रॉफिट को जो 20% था इसको कौन लेगा? या तो ए लेगा या तो बी लेगा, और नहीं तो दोनों ले सकते हैं, किसी रेशियो में ले सकते हैं। तो मतलब अगर यहां पे 20% या रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को जो जिस रेशियो में लेगा वही होता है गेनिंग। गेनिंग का मतलब होता है गेन किया आपने लिया इसको। किसने लिया? रिमेनिंग पार्टनर ने। क्या बोलेंगे गेनिंग रेशियो को? गेनिंग रेशियो इज द रेशियो at the time of retirement of a partner when one partner are going from the firm, his share of profit are taken by the remaining partner, and in that proportion they are taking that ratio is called gaining ratio. जिस रेशियो में इसको कवर करेंगे वो गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, पूरा प्रॉफिट को 100% मान लिया हमने। 100% में पहले 40% और 20% का रेशियो था। अब ये चला जाएगा तो 100% कौन डिवाइड करेगा? अब हो सकता है 40 से बढ़कर के 60 हो जाए, या हो सकता है 40 से बढ़कर के 50 हो जाए, या ये हो सकता है ऐसे कर लें। तो दैट शेयर विच आर लेफ्ट बाय द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर छोड़ करके जा रहा है, दैट शेयर कैन बी टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर, एंड इन दैट प्रोपोर्शन दे आर टेकन दैट शेयर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। बात समझाइए? तो ये चीजें गेनिंग रेशियो का। इसके बाद आपको किसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसमें पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, आपको गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। गुडविल का एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जिस समय फर्म वो आपका रिटायर होगा तो उस समय आपको टोटल गुडविल गिवन रहेगा। टोटल गुडविल ऐसे दिया रहेगा बुक में, सपोज दैट 1 लाख रुपए। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल क्या लिया था? 2:1, 2/5। बी रिटायर हो रहा है तो आप तुरंत निकालेंगे 20 शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल। आप कहेंगे कि पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए है, तो बी का कितना हो जाएगा? 1 लाख का 1/5 कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, तो जब बी रिटायर होगा, बी बोलेगा इसमें फर्म की रेपुटेशन कितनी है? आपने कहा 1 लाख रुपए। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, उसका शेयर लगा करके। अगर सीधे दे दिया कि 20 शेयर ऑफ गुडविल 20,000, देन यू नीड नॉट टू कैलकुलेट। ठीक है, बट अगर मैं एडमिशन की बात करूं, एडमिशन में जब गुडविल आता था तो पुराने पार्टनर ले लेते थे। आज अगर जब बी जाएगा तो बी के गुडविल की व्यवस्था कौन करेगा? जो पार्टनर बचा रहेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एडमिशन के टाइम पे आने वाला गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे बढ़ता था। रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाने वाला गुडविल गेनिंग रेशियो में बढ़ेगा। जो बी के शेयर को या जो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को जितना ज्यादा लेगा, उसे गुडविल का पैसा उतना ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट कि यहां पे ए और बी दो पार्टनर थे। जब बी ने अपना 20% शेयर छोड़ा, बी ने अपना कितना छोड़ा? 20% शेयर। तो 20% शेयर में ए ने थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा बी ने ले लिया। अगर ए ने 15% लिया इसका और इसने लिया 5%, तो गुडविल का 15% इसको देना पड़ेगा ए को, और 5% इसको देना पड़ेगा बी को। ठीक है, तो आएगा क्वेश्चन तो आप समझेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए कि जब गुडविल का पैसा किसको दिया जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? गुडविल के लिए। टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कब होगा? जब फर्म से वो जाएगा, कौन? बी, मतलब रिटायरिंग पार्टनर। जब बी फर्म से जाएगा तो बी को गुडविल देना है कितना? 20,000 रुपए। अब इस गुडविल की व्यवस्था कौन करेगा? पुराने पार्टनर जो बच रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर। लेकिन जरूरी नहीं कि जो रिमेनिंग पार्टनर हो वो पूरा गेन ही किए हो सकता है कि बी ने जो शेयर अपना छोड़ा उसको सिर्फ ए ने ले लिया हो, या हो सकता है उसको सिर्फ सी ने ले लिया हो, या ए सी दोनों ने लिया हो। तो इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गेन करेगा उसको आप डेबिट करेंगे। हु विल गेन मोर, दे हैव टू पे अमाउंट ऑफ गुडविल मोर टू रिटायरिंग पार्टनर। जो ज्यादा गेन करेगा, जो ज्यादा रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को ले लेगा, उसे गुडविल का उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बात समझाई? तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। आगे एडजस्टमेंट आप देखेंगे। इसके बाद है
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन का मतलब जान ही रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का मतलब रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यू आर गोइंग टू कंपेयर योर असेट्स वैल्यू टू द मार्केट प्राइस, आप उसको एक्चुअल वैल्यू पे लेकर के आते हैं, एंड दैट टाइम में बी पॉसिबिलिटी ऑफ द इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो वो आप कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाना जानते हैं, पिछले 2-3 चैप्टर से लगातार चल रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जिस समय पार्टनर का रिटायरमेंट होगा उस समय सपोज दैट कि आपने कहा कि बी का टोटल जो बन रहा है, बी को अभी मैंने बताया, यहां देखो, यहां लिखा था, क्या लिखा था कि बी को क्या क्या देना है, बी को सब कुछ देने के बाद, बी को कैपिटल देने के बाद, बी को गुडविल देने के बाद, बी को रिजर्व देने के बाद, बी को रिवैल्यूएशन का पैसा देने के बाद आपने पूरा जोड़ा तो बी का कितना आ गया, सपोज दैट कि 1,50,000 रुपए आ गया। ठीक है, अब दिक्कत यह है, क्या मैंने लिखा है कि सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है कितना आया, 1,50,000 रुपए, ये कैसे पे किया जाएगा, ये भी एक चैलेंज है, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट पढ़ना होगा। हो सकता है कि अगर फर्म के पास नगद कैश हो, if firms are able to pay, he have a sufficient amount of cash, then firm decided to, partner decided to pay the total amount of retiring partner, तो इसके लिए आप बाई कैश यूज करेंगे, मतलब आप इसका पूरा पेमेंट कर देंगे टू कैश करके। ठीक है, अदरवाइज इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन तो आप इतना पूरा पैसा कहां डाल देंगे, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, आगे के ट्रीटमेंट बताया जाएगा, ज्यादा दिमाग ना लगाइए। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब बी के जाने के बाद फिर से नई बैलेंस शीट बनेगी, जैसे किसी नए पार्टनर के एडमिशन के बाद हम नई बैलेंस शीट बना देते हैं, अब किसी के जाने के बाद फिर से नई बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, क्योंकि अगर आपने पूरा पैसा बी का दे दिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने बी का पूरा पैसा नहीं दिया तो आप इसका अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देते हैं, बीज लोन अकाउंट में, और बीज लोन अकाउंट के लिए एक अलग से कैलकुलेशन बन जाएगा, आपको बी का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जैसे एडमिशन के केस में आपको बताया गया था अगर एडजस्टमेंट होता है जाने के बाद या आने के बाद, वैसे सेम यहाँ भी जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट कैन बी पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, इतना नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इंट्रोडक्शन कि कैसे जो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है और उसको क्या क्या चीजें दी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से नेसेसरी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट पढ़ने हैं आपको। अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स लेकर के वहां से जो आप नोट्स बना डालिए, यहाँ पे मैंने लिखवा रखा उसको भी आप नोट बना लीजिए। ठीक है, बाकी की चीजें आगे की जो है बात वो आगे की वीडियोज में होंगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।